नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2024 जो कि आपके फरवरी 2025 में आयोजित होगा। उसमें जो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है NEP 2020 यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसको हम आज डिटेल से देखने वाले हैं और इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या इसमें मैटर है, तो रीट एग्ज़ाम बेस के आधार पर मैं आपको इसे पढ़ाऊँगा और निश्चित रूप से ये नोट्स आपको बहुत ही शानदार समझ में आएंगे। और यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का रीट 2024 में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपके गलत नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो चलिए इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी PDF आपको रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में, आज़ादी के बाद में स्वतंत्र भारत की प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो आपके आई 1968 में। कब आई? 1968 में। तो आपको ये ध्यान रखना है 1968 में पहली जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी आपके 1986 में। कब आई? 1986 में। और तीसरी और जो नवीनतम है, तीसरी और जो नवीनतम शिक्षा नीति है वो है 2020 वाली। कौन सी? 2020 में अभी ये नवीनतम है। तो ये मुख्य बातें कि अब तक स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है, तो 3 आ चुकी है और नवीन जो आई है वो 2020 में आई है। देखिए 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। NEP 2020 के लिए देखिए 2017 में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति ने जो मसौदा प्रस्तुत किया था उसको 29 जुलाई 2020 को, ये डेट आपको याद रखनी है, कब? 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट द्वारा जो है वो मंजूरी दे दी गई थी। अब NEP 2020 के लिए जो समिति का गठन किया गया था कब? 2017 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। कौन थे? के कस्तूरीरंगन इस समिति के अध्यक्ष थे। और ये के कस्तूरीरंगन कौन है? तो ये इसरो के पूर्व प्रमुख है। इसरो के क्या है? पूर्व प्रमुख रह चुके के कस्तूरीरंगन इस समिति के जो 2017 में गठित हुई, 2020 में जो है मसौदे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन और ये इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। अब देखिए मुख्य बातें क्या है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च, GDP का कितना हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा NEP 2020 के तहत, तो यह है GDP का लगभग 6% हिस्सा। कितना? ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हिस्सा GDP का जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो GDP का जो है 6% हिस्सा जो है, 6% भाग जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। MHRD का नाम परिवर्तित, MHRD का जो नाम है वो परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD का नाम जो है वो बदल करके क्या कर दिया गया है? वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब MHRD का नाम पुराना क्या था? MHRD होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले इसे MHRD यानी मानव शिक्षा, मानव विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। अब इसका नाम जो बदल करके है वो क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। तो ये याद रखना है, सीधा प्रश्न आ चुका है सीटेट वगैरह में कि MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के NEP 2020 में क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब NEP 2020 में से यदि आपके रीट में सवाल बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा? वो बनेगा आपके शिक्षा मॉडल में से। NEP 2020 का जो शिक्षा मॉडल आया है वो क्या है? पहला सवाल तो यही है। देखिए मैं अभी इसको पूरा समझाऊंगा आपको। NEP 2020 में शिक्षा का मॉडल क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपके 5+3+3+4 मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 5+3+3+4 मॉडल अब काम करेगा NEP 2020
2020 के तहत। अब देखिए ये क्या है, इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। 4 स्टेज कौन सी है, ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। 4 स्टेज कौन सी है? पहली जो स्टेज है वो है आपकी फंडामेंटल स्टेज। क्या है? फंडामेंटल स्टेज। ये 5 साल तक रहेगी। फिर आपकी प्रीपेरेटरी स्टेज, ये आपके 3 साल तक रहेगी। उसके बाद आ जाएगी आपके मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल तक रहेगी। और फिर है सेकेंडरी स्टेज, ये आपके 4 साल तक रहेगी। तो ये 5 + 3 + 3 + 4 का मॉडल जो है अब आपके कार्य करेगा। अब ये 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, इसको हम समझते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है साथियों। इसको आपको डिटेल से और ढंग से समझना है। देखिए सबसे पहला जो था वो था आपका फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज जो है 5 साल तक कार्य करेगा। इसमें बच्चा जो है 5 वर्ष तक पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? सबसे पहले वह 3 वर्ष पढ़ेगा। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूं। फंडामेंटल स्टेज में सबसे पहले वो 3 वर्ष पढ़ेगा। कहाँ? आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, जिसे हम प्री स्कूल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कूल जाने से पहले वो आंगनवाड़ी जा रहा है तो इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया हमने क्या? प्री स्कूल। और बच्चे की उम्र रहेगी 3 से 6 वर्ष। ये सारी चीज़ें जो है आपको ढंग से समझनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले फंडामेंटल स्टेज 5 साल, उसमें 3 साल जो है आंगनबाड़ी में बच्चा रहेगा जिसे हम प्री स्कूल बोलेंगे। और बच्चे की उम्र रहेगी 3 से 6 वर्ष। फिर अगले 2 साल तक, ठीक है, अगले 2 साल बच्चा कक्षा 1 और 2 में आ जाएगा जिसे हम स्कूल भी बोल सकते हैं। और स्कूल में जब आएगा तो उसकी उम्र रहेगी, पहली कक्षा में जब वो एडमिशन लेगा 6 और 6 से 8 वर्ष इसकी उम्र रह जाएगी। ठीक है, 6 साल का हो जाएगा। पहली क्लास का 7वीं में आएगा तो 7 और 8, 6 से 8 इसे कहेंगे हम। तो ये आपके फंडामेंटल स्टेज। अब फंडामेंटल स्टेज में जो है शिक्षा कैसे दी जाएगी? तो मल्टी लेवल प्ले शिक्षा रहेगी। कौन सी रहेगी? मल्टी लेवल प्ले शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जब वो आंगनवाड़ी में जाएगा 3 साल का तो वो क्या पढ़ेगा? आप समझिए, कुछ भी नहीं पढ़ेगा। उसको खिलाया जाएगा आराम से मस्त, उसको जो है वो गेम खिलाए जाएंगे, अच्छे अच्छे चित्र दिखाए जाएंगे उनको, बच्चों को। तो वो आपके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगी, मल्टी लेवल प्ले स्कूल रहेगी वो। ठीक है ना? तो फंडामेंटल स्टेज आपके 5 वर्ष का है जिसमें 3 वर्ष बच्चा जो है आंगनबाड़ी में रहेगा जिसे हम प्री स्कूल बोलेंगे। और उसकी उम्र रहेगी 3 से 6 वर्ष। ये उम्र वगैरह पूछ सकता है कितने वर्ष आंगनबाड़ी में रहेगा, पहली दूसरी क्लास में आएगा तो उसकी उम्र क्या रहेगी। तो कक्षा 1 और 2 जो है वो आपकी उम्र रहेगी 6 से 8 वर्ष। और ये 2 वर्ष जो है पहली और दूसरी क्लास में रहेगा। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल स्टेज पूरी हो चुकी है। उसके बाद में अगली स्टेज है साथियों प्रीपेरेटरी स्टेज, जो कि 3 वर्ष तक रहेगी। अब इसमें क्या होगा? देखिए प्रीपेरेटरी स्टेज में बच्चा 3 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक रहेगा? 3 वर्ष तक रहेगा। और वो कक्षा 3 से 5 पढ़ लेगा। ठीक है ना? तीसरी, चौथी, 5वीं, 3 वर्ष हो गए जिसे हम क्या कहेंगे? प्रीपेरेटरी स्टेज कहेंगे। ठीक है, बच्चे की उम्र रहेगी 8 से 11 वर्ष। ठीक है, तो 9वीं साल जो रहेगी वो आपके आ जाएगी कक्षा 3 में। तो 9, 10, 11, तो हम इसे क्या लगेंगे? 8 से 11 वर्ष उम्र रहेगी। और कक्षा कौन सी रहेगी? 3 से 5 वर्ष। प्रीपेरेटरी स्टेज में 3 साल तक रहेगा। अब प्रीपेरेटरी स्टेज में कक्षा 3 और से 5 में क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाई जो है उसकी खेल कूद से जुड़ी हुई होगी। खोज परख और इंटरएक्टिव लर्निंग उसको करवाई जाएगी। खोज परख और इंटरएक्टिव लर्निंग उसको करवाई जाएगी। कौन से स्टेज में? प्रीपेरेटरी स्टेज में, जो कि 3 साल की रहेगी और कक्षा 3 से 5 तक रहेगी। उम्र बच्चे की रहेगी 8 से 11 वर्ष। कितनी? 8 से 11 वर्ष। प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अगली जो स्टेज है वो आपके आ जाएगी कौन सी? मिडिल स्टेज। और ये भी 3 साल की है। मिडिल स्टेज भी कितने साल की? 3 साल की। तो 3 वर्ष की। कक्षा 6 से 8 तक बच्चा पढ़ेगा। कक्षा 6 से 8। और बच्चे की उम्र जो रहेगी वो रहेगी आपके 11 से 14 वर्ष। कितनी? 11 से 14 वर्ष। मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 में वो पढ़ाई करेगा। अब इसमें कैसे पढ़ाएंगे? 6 से 8 में उसको मैथ्स का, गणित का ज्ञान करवाएंगे, साइंस का ज्ञान करवाएंगे, विज्ञान का, आर्ट्स जिसमें सोशल साइंस वगैरह का ज्ञान कराएंगे, ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंटल आपकी लर्निंग करवाई जाएगी। तो मैथ्स, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स के जितने भी कला के विषय हैं वो उसको पढ़ाएंगे। कहाँ पर? कक्षा 6 से 8 में।
और ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो लर्निंग रहेगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी किसमें, मिडिल स्टेज में, और जो कि 3 साल की रहेगी, कक्षा 6 से 8 तक रहेगी, और बच्चे की उम्र रहेगी 11 से 14 वर्ष। कितने रहेगी प्यारे साथियों, 11 से 14 वर्ष। समझ में आई बात। अगली जो स्टेज है मेरे प्यारे साथियों, यहां से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहां से प्रश्न 100% आपकी रीट में बनेगा। अगली जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है, और ये 4 साल की रहेगी। कितने साल की रहेगी मेरे प्यारे साथियों, 4 साल की रहेगी। अब सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल की रहेगी, 4 वर्ष लिखा है, कक्षा 9 से 12 तक बच्चा पढ़ेगा, कक्षा 9 से 12 तक इसमें वो पढ़ेगा। उम्र बच्चे की रहेगी आपके 14 से 18 वर्ष। कितने रहेगी मेरे प्यारे साथियों, उम्र रहेगी आपके 14 से 18 वर्ष। इसमें क्या सिखाया जाएगा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करवाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, विषयों के चयन में लचीलापन जो है वो किया जाएगा। जो है बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है कक्षा 9 से ही। अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, कक्षा 11 में जाकर के बच्चे को विषय पर जो है चुनने का अधिकार दिया जाता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि कक्षा 9 से ही विषयों में लचीलापन ला दिया जाए, ताकि वो बच्चा आराम से जो अपनी रुचि का विषय है वो चुन ले। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में बांटा गया है 2020 के नई शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा के मॉडल को। अब एक बार इसको वापस अच्छे से हम रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं इनको मिटाता हूँ, फिर आपको कंप्लीट जो है इस डायग्राम को वापस समझाता हूँ कि इसमें से जो है वो प्रश्न आपके रीट में पूछे जाने की संभावना जो है वो आपके 100% है। इस मॉडल में से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए इसको पूरा एक बार रिव्यू करते हैं। क्या है, पहला है फंडामेंटल स्टेज जो कि 5 साल का रहेगा। इसमें मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षा रहेगी बच्चे की। ये 5 साल का जो है इसको भी 2 भागों में तोड़ा गया है। 3 वर्ष तो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। आंगनबाड़ी वाली शिक्षा को प्री स्कूल कहेंगे। उम्र रहेगी बच्चे की 3 से 6 वर्ष, और 2 वर्ष जो कक्षा 1 और 2 है वहां से 8 वर्ष तक की शिक्षा उसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है प्रीपैरेटरी स्टेज जो कि 3 साल का रहेगा, कक्षा 3 से 5 तक रहेगा। ठीक है, तीसरी चौथी पांचवी, उम्र रहेगी 8 से 11 वर्ष। पढ़ाई जो है खेल कूद से जुड़ी हुई रहेगी, खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी, खोज परख और इंटरएक्टिव लर्निंग उसको करवाई जाएगी। फिर आ जाता है आपका मिडिल स्टेज जो कि 3 साल का रहेगा, जिसमें उम्र रहेगी आपकी 11 से 14 वर्ष और कक्षा रहेगी 6 से 8। ठीक है, इसमें आपके मैथ्स, गणित, विज्ञान, आर्ट्स जैसे सोशल साइंस वगैरह है, इन विषयों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर आ जाएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल की रहेगी, कक्षा 9 से 12, 9, 10, 11, 12। उम्र रहेगी बच्चे की 14 से 18 वर्ष। इसमें आपके मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करवाई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा और विषयों के चयन में जो है लचीलापन दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यह है एनईपी 2020 का शिक्षा मॉडल 5+3+3+4। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब जो मेरे प्यारे साथियों एनईपी 2020 के जो आधारभूत सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, किसको जोड़ा गया है, जो अपने रीट बेस के आधार पर जो जरूरी है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां से कूट वाले प्रश्न आपके बन सकते हैं कि एनईपी 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो यहां से आपको ढंग से समझना है। आगे देखिए, पहला आधारभूत सिद्धांत क्या कह रहा है कि संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति पर। बच्चों को शिक्षा जो है वो संरचनात्मक समझ के आधार पर देनी है, रटंत पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है। तो पहला यही है इसका आधारभूत सिद्धांत कि रटंत पद्धति पर जोर नहीं देना है, बच्चे को संरचनात्मक समझ विकसित करनी है बच्चे की। दूसरा कह रहा है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है। बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषाओं में उसको शिक्षण कार्य जो है वो करवाना है। बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषाओं के बच्चे जो है एक ही कक्षा में अध्ययन कर सके, इससे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता और विविधता को जो है प्रोत्साहन देना है, ऐसा कहा गया है एनईपी 2020 के तहत। अगला तीसरा पॉइंट है वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री है शिक्षकों की, उसको 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। जो 1-2 साल की बीएड है इसको खत्म कर देंगे 2030 तक। उसके बाद में जो 4 साल का कोर्स रहेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे हम कहते हैं, जो अभी चल भी रहा है,
इंटीग्रेटेड कोर्स सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। 4 साल की जो एकीकृत बीएड की डिग्री है वो होना अनिवार्य हो जाएगा शिक्षकों के लिए। अगला कह रहा है एनईपी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको पहले एमफिल की परीक्षा देनी पड़ती थी। अब जो है एनईपी 2020 के तहत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है वो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। यह आपको सीधा सीधा याद रखना है। उसके बाद में 5वां पॉइंट देखेंगे, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। सीखने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, उसका निरंतर रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं तक या 8वीं तक या आगे भी घर की भाषा यानी मातृभाषा में होना चाहिए या स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ऐसा कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम है कम से कम 5वीं तक या 8वीं तक, और यदि जरूरत पड़ती है तो आगे भी उसकी घर की भाषा जो घर पर बोली जाती है या उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उसका शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, ऐसा कहा गया है किसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। मेरे प्यारे साथियों, अगला 7वां जो पॉइंट है वो है राज्य विशेष रूप से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इसमें भी लचीलापन रखे। बच्चा जो चाहे वो भाषा जो 3rd लैंग्वेज के रूप में लेना चाहता है वो ले सकता है। अगला 8वां पॉइंट है एनईपी 2020 भारत सरकार की पहल क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह आपको ध्यान रखना है। एनईपी 2020 में भारत सरकार की पहल क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी पूरे भारत में एक समरूप शिक्षा का होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला है आपके कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली या फारसी आदि का अध्ययन करवाना चाहिए। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, जिसे हम शास्त्रीय भाषा कहेंगे, शास्त्रीय भाषा को भी लागू करने की इसमें बात कही गई है एनईपी 2020 में। अगला जो पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों 10वां, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, जो माध्यमिक स्तर है 9वीं वाला है ना, उसमें जो है एक विदेशी भाषा को भी आपको विकल्प के रूप में देना है, जिसमें आप कोरियन दे सकते हैं, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रूस या आदि का अध्ययन करवाना पड़ेगा। तो ये कहा गया है एनईपी 2020 के तहत। समावेशी शिक्षा पर जोर देना है। एनईपी 2020 कहती है समावेशी शिक्षा पर जोर देना है, यानी सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्ष में आपको पढ़ाना है। फिर 12वां पॉइंट देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में ऐसी व्यवस्था करना जिससे सामान्य और दिव्यांगजन बच्चे एक साथ सीख सके। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार होता है दिव्यांगजनों के लिए जो है अलग कक्ष दिया जाता है, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आपको ऐसी व्यवस्था करनी है, एनईपी 2020 कह रही है, जिससे एक सामान्य बालक और एक दिव्यांगजन बालक जो है वो एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, एक साथ चीजों को सीख सके, ऐसी व्यवस्था लानी है। अगला 13वां पॉइंट है, कक्षा 6 से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना है। व्यावसायिक शिक्षा कब से देनी है, कक्षा 6 से ही। महात्मा गांधी जी व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में थे और एनईपी 2020 भी कह रही है कि कक्षा 6 से ही आपको बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना है। 14वां पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, ECCE। ये क्या है देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज परक शिक्षा होनी चाहिए। यानी जब बच्चा छोटा रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड में वो आएगा स्कूल में, जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बच्चा पढ़ेगा तो वो अर्ली चाइल्डहुड रहेगा, तो उसमें मुख्य रूप से लचीली आपको शिक्षा रखनी है, बहुआयामी शिक्षा रखनी है, खेल आधारित शिक्षा उसको देनी है, गतिविधियां उसको अलग अलग स्कूल में करवाना है, खोज परक शिक्षा उसको शामिल करना है। यह कह रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो रीट में प्रश्न पूछा जा सकता है, रीट का फेवरेट प्रश्न है, शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:30 से कम रखने की बात कही गई है एनईपी 2020 में। ठीक है, एनईपी 2020 में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो 1:30 से कम रखने की बात की गई है। अगला 16वां पॉइंट है, छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होना चाहिए। जो छात्र का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जब प्रगति कार्ड बनेगा, तो वो 360 डिग्री जो है असेसमेंट के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि सर्वांगीण विकास बच्चे का हो, ऐसा हमें रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। जब वो 1 साल पढ़ लेगा आराम से स्कूल में, तो ऐसा उसको विकास, उसका विकास ऐसा होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। एक इसमें आप परख का बिंदु जोड़ लीजिएगा, जो परीक्षा एजेंसी वगैरह के रूप में है। एक पूरे देश में एक जो है मॉडल तैयार किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, परख। इसको भी आप नोट्स में शामिल कर लीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में मैं डाल दूंगा। ये एनईपी 2020 में से यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके रीट में बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी हम टॉपिक पर वीडियो डालेंगे। और यदि आप रीट की तैयारी करें तो हमारा रीट पर आधारित चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।